Hello students, welcome back to our the channel Physics for You. Okay, today we are going to discuss about an important topic projectile motion जो क्लास 11 के लिए बहुत ही important topic है. Is it clear? First हम लोग इस topic के बारे में सारे चीज़ डिस्कस करेंगे. उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर्स का इसी टॉपिक का रिलेटेड हम लोग एक के बाद एक करेंगे. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक को इसको देखो लेक्चर को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि जिससे तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा. ठीक है, जैसे तुम मान के चलो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कहाँ देखते हैं. देखो सपोज एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक फुटबॉल है. ठीक है, तो इस फुटबॉल को किक करेगा तो तब इस फुटबॉल का जाने का जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा, वो कैसा होगा तुम लोग देखे ही होंगे ग्राउंड पे. तो इस फुटबॉल ने इस तरीके से किसी एक पाथ को फॉलो करने वाला है. ठीक है ना, इज इट क्लियर? यहाँ पे फुटबॉल था, someone kicked on the football and after that the football followed this path and reached to a particular position. Is it clear? And after that, and second example that you can see the throwing of the javelin. Yes, javelin. How that path it's followed? This path is also be like that. This kind of path followed by a javelin. Is it clear? Then we can come and common example. Suppose तुम एक पत्थर को, एक स्टोन को ऐसा हॉरिजेंटली फेंके होंगे. ठीक है, तो वो स्टोन हॉरिजेंटली कभी नहीं जाएगा, वो भी ऐसा ही ऐसा हॉरिजेंटल उसको जाना था, बट वो स्टोन को तुम देखे ही होंगे वो इस तरीके से किसी पाथ को फॉलो करने वाले हैं. ठीक है ना, तो इन सारे एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ठीक है, हम लोग तो सारे एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट इन सारे एग्जाम्पल से तुमको एक चीज शायद पता चल गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किस टाइप ऑफ मोशन का हम लोग बात कर रहे हैं. इन सारी चीज में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? देखो, एक स्टोन को जब तुम फेंके होंगे तो पहले तुम्हारा हाथ में था स्टोन, तुम उसको थ्रो किए हो, तुम कुछ फोर्स उस स्टोन को दिए होंगे, स्टोन को कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिल गया था. बट जब भी स्टोन तुम्हारा हाथ से छूट गया तब तुम उसको और फोर्स नहीं लगा सकते हो. जितना फोर्स देके तुम उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया उतना ही, उसके आगे तुम और फोर्स नहीं दे सकते हो. स्टोन जब एयर में आ चुका है, मैंने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, तो स्टोन जब एयर में आ चुका है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टोन को नीचे की तरफ खींच रहा है. फिर से एक बार सुनो, स्टोन को जब तुम फेंके होंगे, ठीक है, तुम एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से स्टोन को ऐसा फेंके हो. ठीक है, जब भी वो स्टोन तुम्हारा हाथ से निकल चुका है तब तुम्हारा कंट्रोल उस पर नहीं है. उसके आगे उस स्टोन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्टोन को कंट्रोल कर रहा है. और इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे काम करता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करता है. इसीलिए ये स्टोन हॉरिजेंटली नहीं जा पा रहा है, वो धीरे धीरे वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे जा रहा है. ठीक है, इस फुटबॉल के बारे में भी तुम थोड़ा सा सोचोगे तो कैसा, देखो पहले ये यहाँ पे रेस्ट में था, किसी ने इसको किक किया. जब किसी ने किक कर दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, इस फुटबॉल को कुछ मोमेंटम दे दिया. इस फुटबॉल में कुछ वेलोसिटी आ चुका है, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी. बट जब किक लग चुका है, फुटबॉल यहां से निकल चुका है, तब वो फुटबॉल और उस प्लेयर के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है ना, तो उसके बाद उस फुटबॉल को कंट्रोल करने वाला कौन है?
उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उसमें एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से वो फुटबॉल भी इस तरीके से किसी पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जेवलिन का भी थ्रो करने के टाइम पे क्या होता है, जब तक वो हाथ में होता है तब तक ठीक है, उसके बाद जब उसको फेंका जाता है उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है, उस इनिशियल वेलोसिटी लेने के बाद जब वो हाथ से छूट गया होगा तब क्या है, उस प्लेयर का और कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, उस प्लेयर ने और फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे उस जेवलिन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोग दो चीज कंफर्म कर लिए, एक पार्टिकल में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, और पार्टिकल छूटने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, अपना मोशन को स्टार्ट करने के बाद उसमें सिर्फ एक ही फोर्स का कंट्रोल होता है, वो क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंट्रोल होता है। अंडरस्टूड। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट start with some initial velocity, when an object start with some initial velocity and afterwards only the gravitational force is controlling the motion of this object, this kind of motion is called the projectile motion. Are you getting my points? कि एक इनिशियल वेलोसिटी उसमें आ चुका है, और इनिशियल वेलोसिटी लगने के बाद जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो चुका है तब सिर्फ उसमें एक ही वेलोसिटी, एक ही फोर्स उसमें काम कर रहा है, वो फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अभी हम लोग टू डायमेंशनल मोशन का आइडियाज तुम लोगों को होगा कि टू डायमेंशनल मोशन, कि सपोज एक ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन पे मूव कर रहा है, सपोज मान के चलो कि ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियली इसी पोजीशन पे था, इस पोजीशन का हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक क्या है, x1 कॉमा y1, मतलब x1 में भी इसका कुछ, x में भी कुछ वैल्यू होगा और y में भी इसका कुछ वैल्यू होगा। इसका पोजीशन क्या है, अलोंग x एक्सिस x1 है, अलोंग y एक्सिस y1 है। थोड़ी देर बाद सपोज इस ऑब्जेक्ट में मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जब पहुंच जाएगा इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, x में इसका पोजीशन हो चुका है x2 और y में इसका पोजीशन हो चुका है y2। तो इस पार्टिकल का अभी पोजीशन क्या है, x2, y2। ठीक है, तो अभी इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x1 से x2 तक चल गए। तो पहले इसका इनिशियल पोजीशन कहां था, x1, फाइनल पोजीशन कहां है, x2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इतना होगा तो इसका वेलोसिटी भी कुछ होगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ टाइम भी t लगा होगा। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कुछ होगा, vx होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 बाई टी, बिकॉज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। सो सिमिलरली इसका y एक्सिस में भी देखो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हुआ, देखो पहले y1 था, बाद में कितना हुआ, y2 हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो चुका है। तो वेलोसिटी भी
वाई एक्सिस कितना होगा, वी वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई टी। देखो एक चीज कि x1 से x2 तक जाने के लिए t टाइम लगेगा, तो y1 से y2 भी जाने के लिए t टाइम ही लगेगा, क्योंकि उतना ही टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक गया है। यहां से यहां तक पार्टिकल को जाने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो x1 से x2 जाने में भी t लगेगा, y1 से y2 जाने के लिए भी t ही लगेगा। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी इतना ही होगा। इज इट क्लियर? तो जब एक ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में मूव करते हैं, किसी प्लेन में मूव करते हैं, तो उस पार्टिकल्स में दो वेलोसिटी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। वो एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस हम लोग मान लेते हैं। बा हम लोग ये भी मान सकते कि एक वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन में ही आता है। तो टू डायमेंशन मोशन में आएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम लोग जब जानने की कोशिश करेंगे, उसमें भी हम लोग दो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज मान के चलो वो वाला हम लोग जो फुटबॉल का एग्जाम्पल लिए थे उसको ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि पहले फुटबॉल सपोज मान के चलो इसी पोजीशन पे था, तो उन्होंने ऐसा कुछ पाथ्स फॉलो कर रहा है फुटबॉल ने। तो जब पहले इस पोजीशन पे था, इसका इनिशियली तो मान के चलो मैंने मान लिया कि x1 और यहाँ पे y1, तो बाद में इसका जो पोजीशन होगा यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो इस फुटबॉल का जो मोशन हम लोग पहले दिखाया था, उसमें भी देखो फुटबॉल का अलोंग एक्स एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ वेलोसिटी होगा, अलोंग वाई एक्सिस कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। तो जो अलोंग इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस हर एक चीज को हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस हम लोग वर्टिकल मान लेते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस along y एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। अब कुछ चीजों को थोड़ा एनालिसिस करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जब इनिशियल वेलोसिटीज को मिल चुका होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज को मिल चुका होगा, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स को समझने की कोशिश करो कि पहले पार्टिकल्स इस पोजीशन पे था, बाद में इसी कुछ किस पोजीशन पे चले गए, तो इसका इस डायरेक्शन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम लोग नाम दिया हॉरिजॉन्टल। इस डायरेक्शन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल नाम दिया। मैंने तुमको एक चीज बताया था कि जब इस पार्टिकल ने अपना मोशन को स्टार्ट कर दिया, तब इसमें सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे काम करता है। ये किसका डायरेक्शन है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल जब इस जगह पे था,
तब भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे काम कर रहा था, नीचे की तरफ काम कर रहा था। नीचे की तरफ काम कर रहा था, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन पे लगेगा, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन पे है। फोर्स जिस डायरेक्शन पे है, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन पे है। तो देखो यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पे काम करेगा, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव का बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्टीमेट बात क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो भी कौन सा डायरेक्शन पे काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। अच्छा, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने का मतलब क्या है, इसी डायरेक्शन पे कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। तो अल्टीमेट बात क्या आया कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब उस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में तुम डिस्कस करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी है, उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी उसको इफेक्ट करेगा। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है और वहां पे कुछ एक्सीलरेशन भी है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे क्या है, कांस्टेंट मोशन है व कांस्टेंट वेलोसिटी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि ऑब्जेक्ट जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन पे मूव कर रहा है, और 2 डायमेंशन में जब मूव करे इसका दो दो वेलोसिटी हम लोगों को दिखाई दिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या देखे कि उस डायरेक्शन पे कोई फोर्स तो है नहीं, कोई फोर्स नहीं है मतलब वहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है थ्रू आउट द मोशन। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी तो है, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ वहां पे कुछ एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी इस वर्टिकल मोशन को इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। इज इट क्लियर? समझे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो अब मुझे एक चीज डिस्कस करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इस दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कोई इफेक्ट करता है कि दोनों वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है? हॉरिजॉन्टल जो मोशन है और वर्टिकल जो मोशन है, इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ इफेक्ट कर रहा है कि वर्टिकल मोशन की वजह से हॉरिजॉन्टल में कुछ चेंजेस आ रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से वर्टिकल में कुछ चेंजेस आ रहा है। ऐसा कुछ है कि वर्टिकल मोशन अपने इंडिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो हम लोग इसको धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सपोज मान के चलो this is the horizontal plane, okay, and this is a vertical plane, ठीक है। अब दो स्टोन मैंने लिया, ठीक है। दो स्टोन सेम मास का है और दोनों सेम हाइट पे अभी है, ठीक है। ग्राउंड से और हॉरिजॉन्टल प्लेन से सेम हाइट पे है। अब एक स्टोन को मैंने वर्टिकली सीधा छोड़ दिया तो इस तरीके से वो आएगा, it will touch the ground and it takes some time t. This is the horizontal plane, this is the vertical direction.
सेकेंड पार्टिकल के साथ मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टली मूव करवा दिया, इसको इस डायरेक्शन पे फोर्स दे दिया, इस डायरेक्शन पे वो मोशन स्टार्ट किया। बट थोड़ी देर में मैंने देखा इस पार्टिकल ने भी इस तरीके से किसी पाथ को फॉलो करके वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच किया। वेरी केयरफुली लुक एट हियर, यहाँ पे दो दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल को मैंने ऐसा सीधा छोड़ दिया, एक को मैंने ऐसा वर्टिकली थ्रो किया, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, दोनों में हो क्या रहा है, पहला वाला पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच करने में कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया। सेकेंड पार्टिकल को मैंने देखा कि वो भी उतना ही टाइम पे आके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टच किया। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच किया। फिर से एक बार देखो कि पहला वाला पार्टिकल सीधा आया, उसको भी टी टाइम लगा, बट सेकेंड वाला पार्टिकल्स को देखो वो एक लंबा रास्ते को पार करके फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच किया, बट टाइम उतना ही लगा। इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकल्स का तो कुछ हॉरिजॉन्टल भी मोशन हुआ था, ये सुन लो, दोनों इसी जगह से, इसका कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सीधा सीधा आ चुका है। बट इस पार्टिकल को देखो इतना सा हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट किया, बट एक ही टाइम पे पहुंचा। रीजन क्या है, देखो दोनों पार्टिकल्स ने ही हॉरिजॉन्टली देखो सेम डिस्टेंस कवर किया, सॉरी वर्टिकली सेम डिस्टेंस कवर किया। इस पार्टिकल्स ने भी एज डिस्टेंस कवर किया, इस पार्टिकल्स ने भी एज डिस्टेंस कवर किया अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। यस, इस पार्टिकल्स ने भी इस जगह से ग्राउंड को टच किया, इन्होंने भी इस जगह से ग्राउंड को टच किया। तो डोंट थिंक अबाउट द हॉरिजॉन्टल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल। दोनों ने वर्टिकली सेम हाइट कवर किया, तो वर्टिकली सेम हाइट कवर करने के लिए दोनों का टाइम सेम लगा, ठीक है। बट एक में हॉरिजॉन्टल मोशन था, दूसरे में हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं था। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ने वर्टिकल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं किया, दोनों ने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन था, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना ही फर्क और कुछ नहीं। बाकी वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया, तो सेम कवर करने के लिए दोनों को टाइम सेम लगा। अंडरस्टूड और नॉट, कि दोनों ने सेम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, सेम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों को सेम टाइम लगा। एक में हॉरिजॉन्टल मोशन था, एक में नहीं था, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें था, उस हॉरिजॉन्टल मोशन ने वर्टिकल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं किया, दोनों ने सेम टाइम पे सेम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। इसीलिए हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं ये सेम एक्सपेरिमेंट तुम दूसरा हाइट से भी कर सकते हो। सपोज इस हाइट को चेंज कर दिया, तब भी तुम देखोगे कि दोनों के लिए टाइम सेम लग रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, और वर्टिकल मोशन भी हॉरिजॉन्टल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल मोशन, इंडिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल मोशन। अंडरस्टूड? तो हॉरिजॉन्टल मोशन ने वर्टिकल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, वर्टिकल मोशन भी हॉरिजॉन्टल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। Look at here. Next, we are going to discuss about the projectile fire horizontally from a height. ठीक है, कि एक पार्टिकल्स है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। तो जब हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, पाथ का इक्वेशन क्या होगा,
कितना दूर जाके वो गिरेगा, कितना टाइम उसको लगेगा, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, हम लोग पहले पार्टिकल्स को यहां रख लिया। ठीक है, इस पार्टिकल को कैसे फायर किया गया है, इसको हॉरिजेंटली फायर किया गया, तो इस डायरेक्शन पे उसका कुछ वेलोसिटी होगा, मैंने उसको वी नॉट मान लिया। ठीक है, बट पार्टिकल ने कभी इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता है ना, पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हॉरिजेंटली उसको ऐसा जाना होगा, एक डाउनवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन पे एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लगेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल का एक्चुअल जो पाथ होगा, इस तरीके से किसी पाथ उसको फॉलो करेगा। तो मैंने इस डायरेक्शन पे इसको मैंने उसका वर्टिकल डायरेक्शन दिखा दिया, इसको मैंने उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिखा दिया। ठीक है, मतलब ए एक्स है, ए वाई है। ठीक है, तो पार्टिकल ऐसा गिरेगा। बात समझ में आ रहा है शायद कि पार्टिकल को मैंने ऐसा मूव करवाने की कोशिश किया था, हॉरिजेंटली फायर किया था, बट पार्टिकल ऐसा हॉरिजेंटली जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? तुमको पता ही होगा कि इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड्स की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से इसका मोशन इस तरीका किसी एक पाथ्स को फॉलो कर रहा है। तो जिस पाथ्स को फॉलो कर रहा है, उस पाथ्स का इक्वेशन कैसा होगा, क्या होगा, वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। मतलब जिस पाथ्स को फॉलो करते हैं उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है ना, तो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा उसका इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, पूरा सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तुम खुद मुझे बोलोगे, एक मैंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या क्या पता है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में v0 इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, v0 होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे कोई फोर्स, आई थिंक नो, हम लोग डिस्कस किए थे कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इस डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं होगा, तो वहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। मैंने मान लिया कि टाइम टी टाइम मैंने मान लिया किसी भी एक टाइम टी पे किसी जगह पे पहुंचे, तो टी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज मान के चलो कि टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो वो हॉरिजॉन्टली कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टली, उसको मैंने एक्स मान लिया। कितना मान लिया? एक्स मान लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पार्टिकल ऐसा तो गिर रहा है, तो टी टाइम पे वो यहाँ पे पहुंचे, तो टी टाइम पे उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले इस पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन पे है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने मान लिया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब इनमें सारे एक रिलेशन क्या होगा, तुमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, यहाँ पे तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू वेलोसिटी v नॉट इंटू टाइम t। यहां से हम लोग लिखते, वी कैन राइट t इज इक्वल टू x बाई v नॉट। ओके, आई थिंक एक क्लियर है। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन देखो तो पार्टिकल्स को तो तुमने हॉरिजेंटली उसको मूव करवाया था, वर्टिकली तो मूव नहीं करवाया था, तो वर्टिकली मूव नहीं करवाओगे तो इसका वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। फिर से एक बार सुनो कि पार्टिकल्स को तुम लोग हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किए होंगे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जितना तुम दिए हो उसका हॉरिजॉन्टली दिए होंगे, वर्टिकली उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था,
तो वर्टिकली उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 होगा। जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ जब आ रहा है, कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इसको नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? पार्टिकल्स वर्टिकल मोशन के बारे में, नीचे की तरफ उसका मोशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टिकल जब नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वी कैन राइट द एक्सीलरेशन प्लस जी, ये और नो। अच्छा, इसमें भी हम लोग टाइम को हम लोग टी मान लिया कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम तो टी लगेगा, और ठीक है। और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे था और यहाँ पे आया, तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है। तो मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ चुका है। तो एक्सेलरेशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का वो वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता ही होंगे। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो y इज इक्वल टू, आई कैन राइट u जीरो है, 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन g है टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट? हाफ g टी स्क्वायर। मतलब ए वाला x इज इक्वल टू वी जीरो टी है, y इज इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर। मतलब t टाइम पे y में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, x में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। किसी भी वक्त में तुमको पूछ लिया कि y में इस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो तुमको ए फॉर्मूला यूज करके तुमको निकालना होगा। x में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ए वाला फॉर्मूला यूज करके तुमको निकालना होगा। अब देखो, t को मैंने रिप्लेस कर दिया, t इज इक्वल टू क्या था? x बाई वी जीरो, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g टी स्क्वायर, मतलब x बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। So I will get y is equal to g by 2 v नॉट स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्चुअल में a वाला पार्ट कांस्टेंट है, a वाला पार्ट कांस्टेंट, सो आई कैन राइट k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेट हम लोग को जो मिला y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है? एक कांस्टेंट है। तो a वाला इक्वेशन किसका इक्वेशन है? एक पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन है। तो इस पार्टिकल्स को जब तुम हॉरिजॉन्टली फायर करोगे, तो वो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा? वो हॉरिजॉन्टल पाथ को, सॉरी, वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। मैंने उसको हॉरिजॉन्टली भेजने की कोशिश किया था, बट वो गया नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। इसकी वजह से उसका पाथ में जो चेंज आएगा, वो पाथ कैसा हो जाएगा? वो पाथ हो जाएगा एक पैराबोलिक पाथ्स, क्योंकि एक किसका इक्वेशन आया? पैराबोलिक पाथ्स का इक्वेशन है। तो दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल। तो इस पार्टिकल्स में एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस पार्टिकल्स को इस जगह से पूरा ग्राउंड तक टच करने के लिए कितना टाइम उसको लगा है, ठीक है। एक बार हम लोग, तो इसको हम लोग पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लिख लिए होंगे। सपोज तुम मान के चलो कि एक ग्राउंड था, ठीक है, एक ग्राउंड था, और ग्राउंड से ए था h हाइट, ठीक है।
h हाइट था, और इस पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करके फिर यहां पे ग्राउंड पे आके टच कर लिया, ठीक है, टच कर लिया। तो इसको इस ग्राउंड तक टच करने में कितना टाइम लगा, एक चीज अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा समझो। यहाँ पे हम लोग दो मोशन की बात किया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। सपोज मान के चलो कि पार्टिकल ने इस जगह से इस जगह तक ग्राउंड को टच करने के लिए इसको टोटल टाइम लगा है t, ठीक है। कितना टाइम लगा, टोटल टाइम t लगा है, ठीक है। वेरी केयरफुली लुक एट हियर, इसी टाइम t पे पार्टिकल ने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां पे था, ग्राउंड पे आ चुका है, तो इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। ये बात समझे कि नहीं समझे, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो इस टी टाइम में पार्टिकल क्या क्या काम किया, वर्टिकली यहां से यहां तक डिस्टेंस को कवर कर लिया, मतलब यहां से यहां तक h डिस्टेंस को कवर कर लिया, और हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहां से यहां तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहां से यहां तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जैसा इसको तुम यहां से यहां तक खींचोगे तो यहां तक उसका, सही से तुमको समझोगे तो यहां से यहां तक उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहां से यहां तक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए भी उसको टाइम टी लगा, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए भी उसको टाइम कितना लगा, टी लगा। इस चीज को क्लियर करो, पूरा पार्टिकल को यहां से यहां तक आने के लिए टी टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे वो इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए भी टाइम टी लगा, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए भी उसको टाइम कितना लगा, टी लगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वर्टिकल डिस्टेंस के बारे, मतलब वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ h, h is the height, this is the vertical displacement, vertical initial velocity, बोलो बोलो, वर्टिकली कोई इनिशियल वेलोसिटी था, नहीं था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकली क्या था, जीरो था। अभी तुमको बताया कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा, टी लगा, टोटल टाइम टी होगा तो टी लगा, तो टाइम कितना है, टाइम है टी, ठीक है। तब अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन तो तुमको पता है कि वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो प्लस जी है, ठीक है ना। तो मुझे टाइम ही निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा है, उस पार्टिकल ने कितना देर तक फ्लाइट किया होगा, उस टाइम को मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे टी कैलकुलेट करना है। तो एस के जगह पे हम लोग एच पुट कर देते हैं, यू के जगह पे जीरो पुट कर देते हैं, टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, so t is equal to root over of 2h by g. This is the expression of time. इतना टाइम लगा है उस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने के लिए, और यहां से यहां तक आने के लिए, और यहां से यहां तक जाने के लिए, सब सेम ही टाइम है। यहां से यहां तक जाने के लिए भी इतना टाइम लगा, यहां से यहां तक आने के लिए भी इतना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए भी इतना ही टाइम लगा। इतना ही टाइम पार्टिकल फ्लाइट कर रहा था, ग्राउंड टच करने से पहले तक इतना ही टाइम उसको लगा है। अब तुमको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां से यहां तक उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, ठीक है। एक चीज मुझे बोलो, हॉरिजॉन्टली उसका वेलोसिटी कितना था, बोलो तो v0 था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था, v0 था, और यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, इतना ही टाइम लगा। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इतना डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v0 है, टाइम कितना है, ए वाला है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा,
मैंने छोटा सा करके लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी v0 है और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है, t है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो v0 इंटू रूट ओवर ऑफ 2h/t, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब इतना दूर तक जाके पार्टिकल गिरेगा। सॉरी टी नहीं है, ये जी होगा। तो देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना देर तक वो था, ग्राउंड टच करने से पहले कितना देर तक एयर में था, वो टाइम दो चीज पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा देर तक वो एयर पे रहेगा ग्राउंड टच करने से पहले। और एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है, एक इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एक हाइट पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगा, और हाइट भी ज्यादा होगा तो तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगा। इस चीज को थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिकैप करो, एक बार देखने की कोशिश करो, कोई डाउट होगा तो इसको जरूर पूछना।